तो वैसे यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स में कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। यानी पूरा मॉडल पेपर एक तरह से आपका बना दिया है और जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरी बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी पर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है। तो गाइस चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो गाइस इसको आप एक लाइक ज़रूर कर दें। तो क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है, ठीक है। आप हेडिंग डालोगे उत्पादन फलन। इसमें आपको इस तरह से लिखना है, आप देख सकते हो कि उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। तो उत्पादन फलन से क्या तात्पर्य है, आप क्या लिखोगे, उपादानों एवं उत्पादनों के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में, इसके आगे फिर आपको इस तरह से लिखना है कि समय की एक निश्चित अवधि में उपादानों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किस प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उपादानों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को फलनात्मक संबंध कहा जाता है, उत्पादन फलन कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे उसको देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये लिख देना है कि उत्पादन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता। अब यहाँ पर आप अगर गाइस स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हो तो आप ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको उत्पादन फलन फिर आपको इस तरह से लिखना है कि QX बराबर FCA, VC, D, ठीक है। जहाँ QX बराबर क्या है, QX बराबर हो जाएगी वस्तु X का भौतिक उत्पादन एवं A, B, C, D उत्पत्ति के विभिन्न यानी अलग अलग साधन हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको आगे देखिए, आगे आपको क्या करना है। वाटसन जो आपके जो आपके अर्थशास्त्री हैं, तो इन्होंने क्या कहा है, इनके शब्दों में देख लीजिए। इन्होंने कहा है कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। तो जो वाटसन है आपके अर्थशास्त्री, इन्होंने अपने शब्दों में इस तरह से कहा है। इनके याद कर लीजिए उत्पादन फलन क्या है। वाटसन ने बोला कि एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को ही हम उत्पादन फलन कहते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आप लिखोगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब विशाल बड़ा अर्थशास्त्र, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऐसे विशाल समूहों का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल रोजगार, ठीक है, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मांग, सामान्य कीमत स्तर इत्यादि। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोफेसर वोल्डिंग के अनुसार, यानी जो आपके अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर वोल्डिंग, इन्होंने क्या कहा है समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। इन्होंने कहा है कि व्यापक अर्थशास्त्र व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं करता बल्कि इन मात्राओं के समूहों का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत आयों का नहीं, अपितु राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमतों का नहीं। बल्कि फिर इसके आगे आप क्या लिखोगे। तो चलिए अब हम इसके आगे देख लेते हैं कि इसके आगे इसका जो आंसर है आप वहाँ पर गाइस किस तरह से लिख कर आओगे। चलिए इसके बाद आप लिखोगे बल्कि सामान्य कीमत स्तर का, व्यक्तिगत उत्पादन का नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन का। और व्यक्तिगत उत्पादन तो किसके अंतर्गत करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है समष्टि अर्थशास्त्र, तो उसके अंतर्गत हम राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर राजस्व एवं गैर कर राजस्व के दो उदाहरण दीजिए। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। आप लिखोगे कोई सरकार टैक्स लगाकर जो रेवेन्यू हासिल करती है उसे टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि सरकार, इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि सरकार विभिन्न प्रकार का टैक्स लगाती है ताकि वह योजनागत और गैर योजनागत व्यय के धन एकत्र कर सके। एंड इसके बाद यहाँ पर उदाहरण में आपको क्या लिखना है उसको देख लीजिए। आप लिखोगे कि कर राजस्व को आय और लाभ, सामाजिक सुरक्षा, योगदान, वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए करों, प्रेरक करों, स्वामित्व करों और संपत्ति के हस्तांतरण और अन्य करों पर करों से एकत्रित राजस्व के रूप में परिभाषित किया गया, ठीक है। तो कर राजस्व क्या है, गैर कर राजस्व क्या है, इसको यहाँ पर देखिए। इसके बाद गैर राजस्व व्यय के उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि करों के अलावा अन्य स्रोतों से सरकार को प्राप्त राजस्व को गैर कर राजस्व कहा जाता है, जैसे ब्याज, लाभांश, शुल्क, जुर्माना आदि। तो यहाँ पर आप देख चुके हो कि कर राजस्व क्या है, कर राजस्व का उदाहरण क्या हो जाएगा, गैर राजस्व व्यय के उदाहरण क्या हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि गाइस गैर कर राजस्व हम कहते किसे हैं, ठीक है। गैर कर राजस्व है क्या उसको देख लीजिए। और कर राजस्व आप समझ चुके हो उदाहरण सहित। तो चलिए यहाँ पर इस प्रश्न का भी आंसर देख लेते हैं। हेडिंग आप डालोगी गैर कर राजस्व, इसमें आपको लिखना है कि गैर कर राजस्व सरकार की उस आय को कहा जाता है जो करों के अलावा अन्य स्रोतों से मिलती है। गैर कर राजस्व में आय शामिल होती है जो सरकार को ब्याज, सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर रेलवे, डाक तार, शिक्षा, सिंचाई एवं वन आदि क्षेत्रों से लाभांश एवं लाभ के रूप में मिलती है, ठीक है। इसके बाद चलिए गाइस यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे। अगला क्वेश्चन गाइस आप ये तैयार कर लेंगे, वस्तु की पूर्ति मापने की प्रतिशत विधि क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप वहाँ पर लिखोगे कि प्रतिशत विधि में पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग दे देते हैं। सूत्र के रूप में ES बराबर हो जाएगा पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन अपन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। यही यहाँ पर बताया गया कि प्रतिशत विधि में क्या होता है। प्रतिशत विधि में पूर्ति में आनुपातिक परिवर्तन को कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से भाग दे देती हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कीमत रेखा, प्राइस लाइन क्या है। तो यहाँ पर अच्छे से इस क्वेश्चन के आंसर को आपको तैयार कर लेना है। तो चलिए देखिए प्राइस लाइन क्या है। आप लिखोगे कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है, ठीक है। और कीमत रेखा बराबर हो जाएगा AR बराबर MR बराबर प्राइस। इसके बाद अब यहाँ पर गाइस आपको ध्यान से सुनना है। आपके जो कुछ विकल्प है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो एक आप ये विकल्प तैयार कर लेंगे कि प्रभावी मांग का संबंध है, ठीक है। आपको अगर आप लिखते हो तो लिख लीजिए इसको। और ये जो आपको बताया जा रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न कि प्रभावी मांग का संबंध है। आपको ऑप्शन मिलेंगे AC पीगू से, JM कीन्स से, JB से या फिर अल्फ्रेड मार्शल से। तो प्रभावी मांग का संबंध किससे हो जाएगा, JM कीन्स से, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच होती है। तो पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच क्या होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। आपको ध्यान रखना है कि पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिर्यक लोच कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के
जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे एडम स्मिथ। ये क्वेश्चन भी गाइस एक कई बार पूछा गया कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, तो ध्यान रखना है आपको, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो ये कुछ आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ अतलग उत्तरीय प्रश्न को जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम ने आस्क किए हैं उन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन बार बार आपके रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार करोगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस यहाँ पर फटाफट से इन क्वेश्चंस को आपको लिख लेना है। अतलग उत्तरीय प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरी बुक से, उनको यहाँ पर बताया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न नोट कर लीजिए, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? इसके साथ अगला क्वेश्चन आपको ये तैयार कर लेना है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। अगला क्वेश्चन है सीमांत लागत क्या है, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सीमांत लागत क्या है, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए। इसके साथ अगला क्वेश्चन है कि निजी वस्तु इससे पहले क्वेश्चन और लिख लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन, निजी वस्तु किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, मध्यवर्ती वस्तुएं निजी वस्तुएं। नेक्स्ट, वैयक्तिक प्रायोज्य आय से क्या आशय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हर बार बोर्ड जो क्वेश्चन रिपीट करता है वो क्वेश्चन है ये, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य लिखिए, सीमांत लागत क्या है, प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है, निजी वस्तु किसे कहते हैं, वैयक्तिक प्रायोज्य से क्या आशय है, मध्यवर्ती वस्तु क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नोट कर लीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आप वहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको भी यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए गाइस यहाँ पर देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आप ये तैयार करेंगे, क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आप लिखोगे कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म के मांग वक्र का आकार पूर्णतः लोचदार होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होने के कारण बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत क्रेता से वसूल नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत प्राप्तकर्ता होने के कारण बाजार में प्रचलित कीमत से अधिक कीमत क्रेता से वसूल नहीं कर सकती। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता को प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए एक समान कीमत देनी पड़ती है, अर्थात औसत आगम बराबर सीमांत आगम। इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत सदैव स्थिर होगी और एक व्यक्तिगत फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न में कुछ और भी क्वेश्चन है, चलिए फटाफट उनको आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न, स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसका आंसर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूर्व तथा स्टॉक में क्या अंतर है, स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ उपभोग फलन से क्या आशय है, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आप देख चुके हो। उपभोग फलन से क्या आशय है, नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। इसके साथ कुछ और भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करेगा अगर इकोनॉमिक्स आपके पास है और आप इस बार क्लास 12th में और इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है,